हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट भर्ती परीक्षा में आने वाली हिंदी शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे। ये शिक्षण विधियाँ लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी होगी। न कि सिर्फ ये रीट भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी होगी, बल्कि जिस भी टॉपिक के अंदर शिक्षण विधियों का टॉपिक जिस भर्ती में भी शिक्षण विधियों का टॉपिक दिया जाता है, उन सभी के लिए ये उपयोगी होगी। दोस्तों, कक्षा आरंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करिए। साथ ही घंटे के आइकन को दबाना न भूलें। इससे होने वाले अपडेट से आप वंचित न रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा के अंदर दिया गया शिक्षण विधियों का टॉपिक पूरा 15 नंबर का है और आप सभी ने सिलेबस ज़रूर देखा होगा। लेकिन पुनः एक बार अपनी कक्षाओं को शुरू करने से पहले हम सिलेबस का विश्लेषण करेंगे। आइए हमारा पहला टॉपिक जानते हैं। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक दिया गया है भाषा शिक्षण विधियों का। भाषा शिक्षण विधियों के अंदर हम भाषा का उद्भव और विकास को विस्तार पूर्वक जानेंगे। उसके बाद हम भाषा का अभिप्राय या भाषा का अर्थ समझेंगे। विभिन्न विद्वानों के अनुसार भाषा की परिभाषाओं को जानेंगे और एक बालक किस रूप के अंदर अपने मनोविज्ञान के द्वारा पहले जिज्ञासा पैदा किसी भाषा के बारे में उसकी पहले जिज्ञासा जागृत होती है, फिर वह अनुकरण करता है और फिर अभ्यास से कैसे सीखता है, ये हम जानेंगे। दोस्तों, आपने अपने आसपास कई बालकों को देखा होगा कि जब भी बालक बोलता है, कोई बड़ा बोलता है, तो एक बालक अपने मम्मी पापा या अपने से बड़ों को बहुत ध्यानपूर्वक देखता है और देखकर सोचता है कि कैसे बोल रहे हैं, और वो धीरे धीरे अपने होठों को हिलाता है। वो धीरे धीरे अपने होठों को हिलाने के बाद निरंतर प्रयास के बाद उनका अनुकरण करके सीख जाता है। और जब वो थोड़े बहुत शब्द बोलने लगता है तो उनका अभ्यास करते करते वो पूरी भाषा सीख जाता है। ये है भाषा का मनोविज्ञान। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी विस्तार से चर्चा पूरे सेक्शन में अंदर करेंगे। 2013 सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आया था, भाषा के बिंब कितने होते हैं। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन था, पर कई लोगों ने इसको गलत किया था क्योंकि इसके बारे में उनके पास सामान्य जानकारी नहीं थी। भाषा के बिंब, ये भाषा के बिंब के क्रम है कि पहले दृश्य, फिर श्रव्य, फिर विचार और भाव। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे भाषा की दक्षता, निपुणता या कुशलता के बारे में कि एक बालक कैसे अपनी भाषा के अंदर दक्षता हासिल करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि भाषा की विशेषता, प्रकृति क्या होती है। जैसे कि हमें पता है कि भाषा एक अर्जित की जाने वाली संपत्ति है, न कि एक पैतृक संपत्ति है। भाषा का हमेशा अर्जन किया जाता है। भाषा कभी भी विरासत में नहीं मिलती। भाषा के विभिन्न सिद्धांतों को जानेंगे, भाषा के कौशलों को जानेंगे। इसी के साथ साथ हम भाषा के रूप को समझेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियाँ, हर अध्यापक जब भी बालकों को पढ़ाता है तो हमने देखा है कि वो विभिन्न तरीके से बालक को कोई भी टॉपिक समझाने की कोशिश करता है कि किस प्रकार छोटे बालक को कैसे समझाया जाए और बड़े बालक को कैसे समझाया जाए। बहुत सारे टॉपिकों जैसे सामाजिक, गणित वगैरह वगैरह जितने भी टॉपिक हैं हमारे, उन सब के अंदर भी जो टॉपिक होते हैं, जैसे हिंदी के अंदर व्याकरण हुआ, निबंध हुआ, नाटक हुआ, इन सभी को भिन्न विभिन्न तरीके से विभिन्न विभिन्न विधियों के द्वारा पढ़ाया जाता है। उन सबको हम इसमें जानेंगे। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, किस प्रक्रिया से ये पढ़ाया जाता है। शिक्षण के सूत्र और सिद्धांत दोनों को हम समझेंगे। शिक्षण के अंदर प्राचीन काल से ही विधियाँ चलती आ रही हैं। जब गुरुकुल के अंदर एक गुरु जैसे कि द्रोणाचार्य ने पढ़ाया, या अदर भी जो भी हैं, महर्षि दयानंद जो भी हैं, वो पहले अपने गुरुकुल में पढ़ाया करते थे। तो वो सबसे मुख्य किन विधाओं का प्रयोग करते थे, या जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, उन विधाओं को हम कहेंगे परंपरागत। ठीक है। और जो विधियाँ
अभी नवीनतम आई है उसे कहेंगे गैर परंपरागत या आधुनिक। इसके अलावा भी हम विभिन्न तरीके से बांटेंगे, जैसे कि विधाएं हैं कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी विधाएं आती है, जैसे कि व्याकरण के लिए कौन सी उपयोगी है, गद्य के लिए कौन सी है, पद्य के लिए कौन सी है और रचना के लिए कौन सी उपयोगी होगी। ठीक है, इसके अलावा हम जानेंगे कि शिक्षण के दृष्टिकोण क्या हैं, किस प्रकार एक शिक्षक जब क्लास में आता है तो वो किस प्रकार के दृष्टिकोण लेके आता है, और हम विभिन्न प्रकार की विधियों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा भाषाई कौशलों का विकास। भाषाई कौशलों का विकास कि कैसे एक बालक सबसे पहले जब परिवार में प्रवेश करता है तो वो धीरे धीरे शब्दों को सुनता है, फिर उन्हें बोलने का प्रयास करता है, फिर उन्हें धीरे धीरे पढ़ना सीखता है और लिख लिख के सीखता है। लेकिन मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने भाषाई कौशलों के विकास का क्रम कुछ इस प्रकार बताया है। उन्होंने पहले नंबर पे रखा सुनना, दूसरे नंबर पे रखा बोलना, तीसरे नंबर पे लिखा पढ़ना और तीसरे नंबर पे लिखना और चौथे नंबर पे पढ़ना। उन्होंने अपने क्रम को इस प्रकार सुनिश्चित किया। हम दोनों के ही जानेंगे कि दोनों ने किस उद्देश्य के अनुसार ये क्रम दिया है, उनके कौशलों की विधियाँ जानेंगे, उनसे संबंधित गुण और दोषों को समझेंगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों का। शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ कौन कौन सी होती है, उसमें के अलावा हमारे एक टॉपिक के अंदर मुख्य रूप से दिया गया है पाठ्य पुस्तक। इस टॉपिक ये एक दृश्य सामग्री है क्योंकि इसको हम सिर्फ देख सकते हैं। ये एक दृश्य सामग्री है। पाठ्य पुस्तक के हम उद्देश्य जानेंगे, विशेषताएं जानेंगे, पाठ्य पुस्तक के गुण और दोष जानेंगे। दोस्तों, पाठ्य पुस्तक, किसी भी पाठ्य पुस्तक की रचना किस उद्देश्य से होती है। दोस्तों देखिए, जब भी कोई पाठ्य रचना होती है तो वो सबसे पहले हर चीज़ को मद्देनज़र रख के की जाती है कि एक पाठ्य पुस्तक अधिक टिकाऊ, ज़्यादा समय तक चलने वाली होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक के शब्दों की जो साइज़ है, जिसे कि फ़ॉन्ट कहा जाता है, वो न ज़्यादा बड़े हों न ज़्यादा छोटे हों। बालक के स्तर के अनुसार किस किस प्रकार की उसके अंदर चित्रों का प्रयोग किया जाए कि बालक को जल्दी ही समझ में आए, और जो भी चित्र प्रयोग में लिए जाए वो उसके स्तर के हों, उसके अनुसार हो, यानी कि जो उसे जानते हो उसकी परिधि के अनुसार हो। पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं में हम ये सब चीज़ जानेंगे और पाठ्य विषय के क्या गुण और क्या दोष होते हैं, जैसे कि एक पाठ्य पुस्तक में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आवश्यक है, और पाठ्य पुस्तक के गुण क्या हैं वो जानेंगे, और उसके दोष क्या हो सकते हैं। शिक्षण के बहुमाध्यम, एक शिक्षण के हमने जाना कि शिक्षण के बहुमाध्यम कि एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए कौन कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता है। शिक्षण के अन्य संसाधन जानेंगे। देखिए दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि शिक्षण के 3 मुख्य संसाधन माने गए हैं, एक दृश्य सामग्रियाँ, एक श्रव्य और एक दृश्य और श्रव्य। ठीक है, दृश्य सामग्रियाँ दोस्तों वे होती है जिससे बालक को दिखाई देता है। इसमें बालक सुन नहीं सकता, केवल देख सकता है, जैसे कि श्यामपट्ट, रेखा चित्र, प्रतिरूप जिसे कि मॉडल कहते हैं, और चार्ट। इन सभी में बालक केवल देख सकता है। जैसे अध्यापक श्यामपट्ट, रेखा चित्र, प्रतिरूप या चार्ट में कुछ भी लिखेगा तो छात्र को केवल दिखेगा, पर वो उन शब्दों को सुन नहीं पाएगा। इसी प्रकार श्रव्य सामग्रियाँ वे सामग्रियाँ होती है जिसमें बालक सिर्फ सुन सकता है। उसमें से एक है लिंग्वाफोन या ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, सीता वाद्य यंत्र। इनमें बालक देख नहीं सकता, केवल मात्र सुन सकता है। लेकिन दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ ये वे सामग्रियाँ हैं जिसमें बालक देख भी सकता है, सुन भी सकता है, जैसे कि नाटक, टेलीविज़न, सिनेमा इत्यादि। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मूल्यांकन का। जैसे कि एक भाषा शिक्षण में मूल्यांकन,
दोस्तों, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वो हमारे निजी घर से संबंधित हो या अन्य किसी और क्षेत्र का, हम सबसे पहले उसका मूल्यांकन ज़रूर कर लेते हैं कि हमने इस चीज़ से क्या पाया। उसी प्रकार जब हम भाषा शिक्षण करते हैं या किसी भी शिक्षण को करेंगे, तो हम भी उसका मूल्यांकन निर्धारित करेंगे। उससे पहले हम मूल्यांकन का अर्थ जानेंगे कि मूल्यांकन होता क्या है, मूल्यांकन किन किन साधनों से या किन किन प्रविधियों से किया जाता है, हम ये जानेंगे। प्रविधियाँ मुख्य 2 प्रकार की होती हैं, ये हम आगे जानेंगे। एक होती है परिणामात्मक, एक होती है गुणात्मक। मूल्यांकन की विशेषता क्या है, मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है, मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं, हम ये सभी जानेंगे। हिंदी मूल्यांकन की प्रविधियों के अनुसार मूल्यांकन के विधियाँ 2 हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, एक परिणामात्मक और एक गुणात्मक। दोस्तों, मूल्यांकन का ही एक और रूप जो कि वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है, वो है समग्र सतत मूल्यांकन। समग्र का मतलब होता है व्यापक या पूरा, और सतत का मतलब होता है लगातार। जब किसी भी बालक का मूल्यांकन किया जाता है, तो इसका पूरा अर्थ हुआ कि एक बालक का पूरा और लगातार मूल्यांकन किया जाए कि बालक किस किस क्षेत्र में और कब कब क्या क्या सीख रहा है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन विभिन्न विद्वानों के अनुसार हम इसका अर्थ जानेंगे, इसके उद्देश्य जानेंगे और ये किस प्रकार क्रियान्वयन होता है इसका, वो समझेंगे। सीसीई के महत्व को समझेंगे, सीसीई के गुण दोष समझेंगे और सीसीई का छात्र पर प्रभाव समझेंगे। दोस्तों, आगे हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ, सोपान, उपयोग और महत्व को हम इसमें जानेंगे। दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा के अंदर जैसा कि हमें ज्ञान है कि हमारे 15 नंबर का पूरा टॉपिक है, तो हमारे लिए प्रत्येक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम प्रत्येक टॉपिक के अंदर से आने वाले सभी प्रश्नों को हम ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और उन पर बनने वाले सभी क्वेश्चन को विस्तारपूर्वक समझेंगे। उससे पहले हम सिलेबस को समझ रहे हैं कि सिलेबस किस किस क्षेत्र को छूते हुए आएगा। उपलब्धि परीक्षण समझ रहे थे। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके अर्थ, सोपान, उपयोग और महत्व को समझेंगे। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य जानेंगे। उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं समझेंगे। अध्यापक निर्मित परीक्षण को जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो उपलब्धि परीक्षण का ही टॉपिक है, वो है मानकीकृत और अध्यापक निर्मित परीक्षण। दोस्तों, जब भी कोई परीक्षण हम करते हैं, तो वो एक होता है मानकीकृत, यानी कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार ध्यान में रखकर बनाया जाता है, और एक होता है अध्यापक निर्मित। अध्यापक निर्मित जो कक्षा में उपस्थित है, वो अध्यापक एक वर्तमान स्थिति के अंदर बालकों की समझ को निर्धारित करते हुए किस उपलब्धि के अनुसार किस तरह का परीक्षण ले, क्योंकि सबसे ज़्यादा माना गया है कि एक अध्यापक ही एक परीक्षण का निर्धारण कर सकता है, क्योंकि वो प्रतिदिन अपने बच्चों से मिलता है, उन्हें समझता है। उपलब्धि परीक्षण के हम गुण और दोषों को जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण के उपागम। शिक्षण के उपागम में हम शिक्षण का अर्थ जानेंगे, उसके प्रकार जानेंगे, उसके गुण और दोषों को समझेंगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और हमारा लास्ट टॉपिक होगा उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का हम अभिप्राय जानेंगे, इसके प्रकार समझेंगे। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हम उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषाएं जानेंगे, इसके उद्देश्य जानेंगे, और इसी के साथ एक संलग्न टॉपिक होता है हमारा निदानात्मक। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि उपचार का मतलब होता है कि जब भी किसी बालक को किसी भी क्षेत्र के अंदर परेशानी आ रही है, तो सबसे पहले हम उसको ढूंढेंगे, उसके बाद हम उसका उपचार करेंगे, उसे खोजेंगे। तो निदान का मतलब होता है ढूंढना। तो जब तक हम किसी को ढूंढेंगे नहीं, तो हम उसका उपचार कैसे करेंगे। तो निदान ये तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे टॉपिक में दिया नहीं है, पर चूँकि उपचार हमारे टॉपिक में है, और जब तक उपचार पॉसिबल नहीं है, जब तक हमें रोगों का पता ना हो, इसलिए हम निदान को पढ़ेंगे। उसके बाद हम उपचारात्मक शिक्षण के गुण और दोषों को जानेंगे। दोस्तों, आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए
और इन सभी को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे हम अगली क्लास के अंदर, जो आपके सामने जल्दी प्रेषित होगी। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। गुड मॉर्निंग।